20 साल से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आप भी लंबे समय से यहाँ के विधायक जी रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प पत्र जारी किया, उसको पूरा करने के लिए हम सब तत्पर हैं। बड़ा यही विपक्ष के लिए मुद्दा है, बेरोजगारी, पलायन। हमारी सरकार ने निर्णय लिया था कि प्रत्येक प्रमंडल में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना, और आज ग्रामीण क्षेत्र में जो एग्रीकल्चर फीडर हम सबों ने प्रत्येक खेत तक पहुंचाने का काम किया। हमारी सरकार ने आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय खोलने का काम किया। मैं जब स्वयं उप मुख्यमंत्री था, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये तेजस्वी का प्रण है। ये अपने घर की बेरोजगारी तो दूर कर चुके हैं। पिताजी मुख्यमंत्री बन चुके, माताजी मुख्यमंत्री बन गई, बहन है वो माननीय सांसद हो गई। या तो ये लोग बेल में रहेंगे या जेल में रहेंगे। इस बार आखिर आपको जनता क्यों वोट करे? विकसित बिहार का निर्माण करके हम विकसित भारत का निर्माण करेंगे, जिसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प के रूप में लिया है, और बिहार की जनता ठाना है उस संकल्प को हम सिद्धि तक पहुंचाएंगे। बिहार में लंबे समय से आप हैं, क्या लगता है इस बार का चुनाव कितना चुनौतीपूर्ण है आपके लिए? देखिए, एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती किसी राजनीतिक दल से नहीं है। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी की चुनौती है कि भारत कैसे एक विकसित राष्ट्र बनेगा, बिहार ऐसे कैसे एक विकसित राज्य बनेगा। हम जितनी दूरी यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सबों ने तय किया है, यह जो विकास का सफ़र है, हम मंजिल तक हमें पहुंचना है। इस चुनाव के बाद जो कई बिहार के विकास के लिए जो कई मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प पत्र जारी किया, उसको पूरा करने के लिए हम सब तत्पर हैं। और कटिहार में तो कुछ चुनौती भी नहीं है, क्योंकि यहाँ विपक्ष चारों खाने चित है। ये सीमांचल का एरिया है, यहाँ पे बाढ़ को लेकर बड़ा एक अलग मुद्दा रहता है, विपक्ष भी इसको बार बार मुद्दा बनाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीमांचल ही नहीं, ये कोसी का जो पूरा क्षेत्र है, नेपाल से कोसी सप्त नदी के रूप में निकलती है, और बिहार के लिए वो एक शोक भी है। लेकिन हमारी केंद्र की सरकार ने और हमारी बिहार की सरकार ने कोसी मैची नदी परियोजना को स्वीकृति प्रदान की, और वो लागू भी हो गया है। और इस कोसी मैची परियोजना के लागू होने के बाद जो इस क्षेत्र की जो बाढ़ की समस्या है, उससे निश्चित तौर पर सीमांचल को और कोसी क्षेत्र को निजात मिलेगा। क्योंकि हम सबों के यशस्वी प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि नदियों को अगर हम जोड़ेंगे तो जो ये बाढ़ और जो जल की समस्या है बहुत हद तक दूर हो जाएगी। और हमारी केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार ने कोसी मैची नदी की परियोजना को लागू करके, और ये एक दीर्घकालीन योजना है, इसमें समय लगेगा, लेकिन आने वाले पीढ़ी और आने वाले दिनों में हम इस तरह के बाढ़ से अस्थायी तौर पर निजात दिलाने का काम करेंगे। 20 साल से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आप भी लंबे समय से यहाँ के विधायक जी रहे हैं। कटिहार का कितना विकास हुआ है, और इस बार आखिर आपको जनता क्यों वोट करे? अरे देखिए, जब 2005 और उसके पहले के कटिहार और बिहार को आप देखेंगी तो लगेगा कि बिहार कहीं न कहीं ठहर गया था। जो एक खौफ था, जो राजनीतिक अराजकता थी, और जिस प्रकार से संस्थागत रूप से अपराध करते थे, कहीं न कहीं उन्हें राजनीतिक संरक्षण था। और हमारी सरकार ने राजनीतिक संरक्षण देना बंद किया, और संस्थागत जो अपराध होते थे उसको कहीं न कहीं कमज़ोर करने का काम किया है। और विगत 20 वर्षों में विकास की एक लंबी गाथा है। 2005 के बाद हमारी सरकार ने निर्णय लिया था कि प्रत्येक प्रमंडल में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना करेंगे, और कटिहार में मैं पूर्णिया प्रमंडल के इंजीनियरिंग कॉलेज का स्थापना कराया, उसके भवन का निर्माण कराया, राजकीय पॉलिटेक्निक का निर्माण कराया, और ये माननीय अभी मुख्यमंत्री जी ने कटिहार में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की भी घोषणा की, उसकी प्रक्रिया चल रही है। ये तमाम विकास नहीं, अभी मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा
कि बहुत पहले एक मात्र रेल ओवर ब्रिज कटिहार में है, लेकिन कटिहार कटिहार 2 भागों में रेल के कारण बटा हुआ है। अभी 2 अरब रुपये की लागत से साहबपारा मोड़ से लेकर ड्राइवर टोला होते हुए मॉडल स्टेशन तक एक एलिवेटेड रेल ओवर ब्रिज का निर्माण का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और वो शीघ्र ही उसका निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। और इतना ही नहीं, कटिहार के नौजवानों और खिलाड़ियों के लिए राजेंद्र स्टेडियम अवस्थित है, लेकिन राजेंद्र स्टेडियम में कई बुनियादी सुविधाएं नहीं रहने के कारण खिलाड़ियों को कठिनाई हो रही थी। तो लगभग 29 करोड़ की लागत से राजेंद्र स्टेडियम का उन्नयन भी होगा और राजेंद्र स्टेडियम से एकदम सटा हुआ हम सब एक मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग का भी निर्माण कर रहे हैं, जिसमें 17 प्रकार के खेलों का उसमें आयोजन भी किया जाएगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र में हसनगंज प्रखंड भी है, वो एक सामुदायिक भवन में उस प्रखंड कार्यालय चल रहा था, लेकिन मैंने 20 करोड़ की लागत से एक बढ़िया भवन बनाने का काम किया और उसके कारण आज हसनगंज प्रखंड के ग्रामीणों को काफ़ी सुविधाएं हो रही है। और जब हमारी सरकार ने और कई एक लंबी फहरिस्त है कि आज इंटर तक की पढ़ाई हम लोग पंचायत में उसकी व्यवस्था की है, जिससे कि अब एक भी बालक बालिका कम से कम इंटर की पढ़ाई जरूर करता है। आज उद्योग के क्षेत्र में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को प्रारंभ किया, जिसमें कि 5 लाख रुपया कम सूद की दर पर उन्हें मुहैया कराया जाएगा। 5 लाख रुपये की राशि उन्हें सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। जो महिलाएं हैं उसको तो सूद भी नहीं लगना है। और अभी आपने देखा कि विद्युत आपूर्ति के क्षेत्र में हमारी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है और आज ग्रामीण क्षेत्र में जो एग्रीकल्चर फीडर हम सबों ने प्रत्येक खेत तक पहुंचाने का काम किया और उसका परिणाम इतना सकारात्मक आया है कि हमारे किसान अब डीजल पंप सेट से पटवन नहीं करते हैं और उसके कारण इस क्षेत्र में मखाना की खेती बड़े पैमाने पर हो रही है, जो इस क्षेत्र के किसानों के आर्थिक परिदृश्य को बदलने का काम किया है। और इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए जो विद्युत बिल का भुगतान नहीं कर पा रहे थे, उनका बिजली कनेक्शन कट जाता था, 125 यूनिट बिजली को हम सबों ने फ्री देने का काम किया। हमारे जो बुजुर्ग हैं जिन्हें मात्र 400 रुपया हम सब दे पा रहे थे और लालू प्रसाद जी के समय तो मात्र 200 रुपये की राशि दी जाती थी, उसको बढ़ाकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1100 रुपया करने का काम किया। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कोरोना काल से ही 5 किलो अनाज प्रत्येक व्यक्ति के तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और हमारी जो जीविका दीदी है, प्रत्येक जीविका दीदी के परिवार में एक महिला को 10,000 रुपये की राशि रोजगार करने के लिए उनके खाते में डाला जा रहा है और यह राशि फिर वापस नहीं ली जाएगी और उस परिवार को हम सब 2 लाख रुपये तक की राशि अधिकतम देने का काम करेंगे। आज आप देखेंगे कि 2005 के पहले शैक्षणिक संस्थान नहीं थे, लेकिन हमारी सरकार ने निफ्ट को खोलने का काम किया। हमारी सरकार ने आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय खोलने का काम किया। मैं जब स्वयं उप मुख्यमंत्री था तो 5 विश्वविद्यालय को खोलने का काम किया था। मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो राजगीर में बनी है, और मुंगेर विश्वविद्यालय और पूर्णिया विश्वविद्यालय को खोलने का काम किया। इतना ही नहीं, अभी एक भव्य स्टेडियम का निर्माण राजगीर में हुआ है और एक और उससे भी बड़ा भव्य स्टेडियम का निर्माण मोइनुल हक स्टेडियम जो पटना में अवस्थित है, उसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है। तो इस तरह देखेंगे तो जीवन के हर क्षेत्र में हमारी सरकार ने एक बेहतर काम करने का किया है और आने वाले दिनों में जो चुनौतियां हैं, हम सबों ने 50 लाख रोजगार देने का काम किया है और 1 करोड़ का वादा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और उस 1 करोड़ का जो वायदा है उस वायदे को हमारी सरकार पूरा करेगी। सर, यही सवाल है मेरा। जो कहती है वो करती है।
सर अभी विपक्ष सबसे बड़ा यही विपक्ष के लिए मुद्दा है बेरोजगारी, पलायन। 20 वर्षों की सरकार ने बिहार में इस चीज को कम नहीं कर पाया है। हालांकि आपका मैनिफेस्टो इस बार युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और उद्योग के लिए कह तो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये तेजस्वी का प्रण है, हर परिवार से एक हम नौकरी भी देंगे। और जीविका दीदी जिनके लिए आप कह रहे थे कि 10,000 रुपए की राशि दे रहे हैं, वो कह रहे हैं उनको हम 30,000 सैलरी देंगे, उनका जॉब परमानेंट कर देंगे। एक बात तो तेजस्वी यादव जी ने सही कहा कि हम नौकरी देंगे, लेकिन नौकरी देने के एवज में उस गरीब का वो जमीन जरूर लिखाएंगे, क्योंकि उनके पिताजी भी यह काम करते हैं, रेल मंत्री थे। तो रेल की नौकरी देने में उन्होंने जमीन लिखाया, तो ये अपने घर की बेरोजगारी तो दूर कर चुके हैं। पिताजी मुख्यमंत्री बन चुके, माताजी मुख्यमंत्री बन गई, उनकी जो बहन है वो माननीय सांसद हो गई। ये स्वयं मुख्यमंत्री बनने के लिए जल में मछली जिस तरह से तरफराती है उसी तरह से ये कर रहे हैं। और इनके जो तेज प्रताप भाई हैं जो अभी रुष्ट हैं, वो भी माननीय विधायक हैं। मतलब महागठबंधन आप लोगों के लिए चुनौती है कि नहीं? नहीं, महागठबंधन तो बिखरा हुआ है, वो कोई चुनौती नहीं है। अब आप ही देखिए ना, महागठबंधन की तो हालत यह है कि जब मुकेश सहनी ने दबाव दिया तो राष्ट्रीय जनता दल ने कटिहार की परंपरागत सीट को वीआईपी का हवाले किया, और इसलिए हवाले किया कि राष्ट्रीय जनता दल जो प्रमुख विपक्षी दल है वो कटिहार में 2005 से मुंह खा रहा है। उसको कटिहार के मतदाता जीतने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि एक खौफ है 2005 के पहले के खौफ को, 2005 के पहले के मंजर को लोगों ने भोगा है। आज के नौजवान को नहीं पता होगा कि 2005 के पहले का बिहार कैसा है। वो आपके लिए कितना बड़ा? इनको मालूम है कि 2005 के पहले हमारी घर की बच्चियां जो आज 9 बजे रात में भी उल्लासपूर्वक चौक पर खड़ी है, उसमें वो कल्पना नहीं कर सकती थी। सर वही चुनौती कितना बड़ा है जो फर्स्ट टाइम वोटर है 2005 के बाद वाले? मैं पुनः दोहराता हूँ, हमारी चुनौती महागठबंधन नहीं है। हमारी चुनौती कैसे एक विकसित भारत का निर्माण करेंगे, कैसे विकसित भारत का निर्माण करके हम विकसित बिहार का निर्माण करके हम विकसित भारत का निर्माण करेंगे, जिसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प के रूप में लिया है। और बिहार की जनता ठाना है, उस संकल्प को हम सिद्धि तक पहुंचाएंगे। अच्छा, आज प्रधानमंत्री का पटना में भव्य रोड शो हुआ, लेकिन उस रोड शो में मुख्यमंत्री जी नहीं दिखे। अब ये फिर से एक बार चर्चा का विषय बन गया है कि मुख्यमंत्री जी, अभी घोषणा पत्र भी आया, जब संकल्प पत्र आपका आया वहां पे भी उन्होंने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया नहीं, सम्राट चौधरी जी की है। तो ये बार बार एक सवाल आ रहा है जनता के मन में भी, विपक्ष भी ये बात कह रहा है कि नीतीश जी को कहीं ना कहीं अब पीछे किया जा रहा है, मुख्यमंत्री का चेहरा बदल सकता है बिहार। नहीं, देखिए यह बात बहुत स्पष्ट है कि इस बार का चुनाव हम माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, और आने वाले दिनों में जब हम एक मजबूत बहुमत के साथ फिर बिहार विधानसभा में आएंगे तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी रहेंगे। रोड शो में कारणवश हिस्सेदारी उनकी नहीं हुई होगी, लेकिन हम सब एक बेहतर बिहार के लिए संकल्पित हैं। हमारे नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। ये दोनों कद्दावर नेता, और नरेंद्र मोदी जी तो वैश्विक नेता हैं, वो ऐसे राजनेता हैं जो जिसके सामने बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष बौना दिखते हैं। एक ज़माना था जब मनमोहन सिंह और इस तरह के प्रधानमंत्री जब विदेश जाते थे तो जो विकसित राष्ट्र है, जर्मनी, फ्रांस, यूके, अमेरिका, उसके राष्ट्राध्यक्षों के पीछे में हाफा करते थे। और आज जब हमारा मोदी चलता है तो लगता है कि शेर चल रहा है। शेर जब चलता है तो भारत के लोगों का सीना 56 इंच का हो जाता है। लेकिन कह रहे हैं राहुल गांधी, आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये जो 56 इंच का सीना कह के घूमते थे, आज वो दुबक गए हैं, डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज ही राहुल गांधी का ये बयान आ गया है। देखिए, राहुल गांधी जी तो अब जैसे ही चुनाव खत्म होगा फिर वो विदेश चले जाएंगे घूमने फिरने के लिए, और राहुल गांधी को ये भी पता नहीं है कि गेहूं और धान में क्या फर्क है। वो क्या भारत को समझेगा। बिहार में है कि नहीं कांग्रेस का कोई वजूद? बिहार में कांग्रेस की क्या स्थिति है यह बताने की जरूरत नहीं है।
और बिहार में जिस प्रकार से कांग्रेसियों के बीच में आपस की खींचातानी है, मुझे तो नहीं लगता है कि कांग्रेस कितनी सीटें ले पाएगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि कांग्रेस के भी खौफ को हमारे देश की जनता ने देखा है कि किस प्रकार से इंदिरा जी ने सन 74 आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया, आपातकाल लगाया, और कैसे हमारे नेताओं को वो नज़रबंद किए, लोकतंत्र को किस प्रकार से कमज़ोर किया गया, संविधान को किस प्रकार से संशोधित करके या संविधान के धाराओं का दुरुपयोग करके उन्होंने लोगों की जुबान को बंद करने का काम किया। ये तो यहाँ की जनता जानती है। और कांग्रेस के का तो एक घोटालों की लंबी फेहरिस्त है, कितने घोटाले हैं। और आपको पता होना चाहिए कि श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी भी बेल पर हैं, और बिहार में भी राष्ट्रीय जनता दल के नेता बेल पर हैं। या तो ये लोग बेल में रहेंगे या जेल में रहेंगे। यही तेजस्वी यादव कह रहे हैं सर कि चुनाव से पहले आप जितना सारा केस है सब खुलवा देते हैं बीजेपी वाले, और विपक्ष को इसी तरीके से फंसाते हैं। न्यायालय उन सारी चीज़ों को देखते, अब तो उनको न्यायालय पर भी भरोसा नहीं है। राहुल गांधी जी हाथ में संविधान की किताब लेकर पूरा भारत का दौरा करते हैं, और जब संविधान काम करना शुरू करती है तो वो आरोप लगाते हैं कि ये इनका केस खोल दिया गया। अरे केस को तो खोलना ही है। सरकारी एजेंसी बीजेपी एनडीए के कंट्रोल में है। नहीं, देखिए, जो भी सरकारी एजेंसी आज काम कर रही है, ये कांग्रेसी राज के समय ही में इसका गठन किया गया है। ऐसा कोई भी संस्था नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह के लोगों के लिए संस्था का गठन किया हो। ये जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे ईडी है, चाहे और जितनी भी संस्थाएं हैं, ये सब तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार थी उस समय वो खोला गया था।